पीएम मोदी आज दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के नए कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। वो अफ्रीका एवेन्यू में नए रक्षा मंत्रालय के कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे, जिससे फिलहाल हटमेंट में चल रहे दफ्तरों को यहां से हटाकर नए परिसर में ले जाने का काम शुरू हो पाएगा। 3 एकड़ के कुल क्षेत्र में फैले 2 बहुमंजिला परिसरों में 9.6 लाख वर्ग फुट जगह है। कार्यालयों के हस्तांतरण से सेंट्रल विस्टा के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि मुक्त हो जाएगी। 7,000 से अधिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी अपने मौजूदा दशकों पुराने कार्यस्थलों से अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित नए परिसरों में चले जाएंगे। अफ्रीका एवेन्यू का परिसर 4 ब्लॉकों में फैला हुआ है और 5.08 लाख वर्ग फुट की जगह में है। केजी मार्ग में 3 ब्लॉक और 4.52 लाख वर्ग फुट की जगह है। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आज दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जहां 27 मंत्रियों के शपथ में शामिल होने की खबर है। सूत्रों की माने तो 90% मंत्रिमंडल बदला जाने वाला है, जिसे लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आई हैं। यही वजह है कि पहले ये शपथ ग्रहण समारोह कल होना था, जिसे आज के लिए टाल दिया गया था। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के हिंदू कार्ड को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। आरएसएस और बीजेपी महिलाओं को दबाने का काम कर रही है। वहीं आरएसएस और बीजेपी से देश को महिला प्रधानमंत्री देने पर भी सवाल किया। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध झेल रही बीजेपी सरकार अब यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने में जुट गई है। आने वाली 18 सितंबर को यूपी बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। किसान कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। लखनऊ के आशियाना में स्मृति उपवन पार्क में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के सभी विधानसभाओं से किसानों को बुलाया जाएगा। इसमें उन किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर हो गया है। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ड्रोन के लिए भी PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। GDP में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो अभी 7.1% है। पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों के मामले में नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के ISI के अलावा आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दुबई में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा का पिता ही इस मॉड्यूल का सरगना है। ओसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है। उसैदुर रहमान दुबई में ही मदरसा चलाता है और ISI के सीधे संपर्क में है। ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार जीशान को आतंक के रास्ते पर आने के लिए भड़काया और पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। चाचा हुमैदुर रहमान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी ATS की छापेमारी में प्रयागराज से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक और IED जब्त की गई थी। टेरर साजिश केस में आज कोर्ट से इजाजत लेने के बाद जब्त की गई IED NSG की टीम को सौंपी जाएगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी हैं। इस शख्स ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। अब ये लोग बंगाल में कहीं छुपे हैं और बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उधर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक की जांच में नहीं मिले। स्पेशल सेल के मुताबिक ताहिर उनके पास नहीं है और न ही उससे जुड़ी कोई जानकारी है। पंजाब में पिछले 40 दिन के अंदर चौथा टेरर मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कर रही थी। इस खुलासे के बाद पता चला कि ऑयल टैंकर को IED टिफिन बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी।
पाकिस्तान बेस्ड 2 आतंकी के खिलाफ अजलाना पुलिस स्टेशन में नामजद FIR की गई है। ये दोनों ही इस साजिश के मुख्य मास्टरमाइंड थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी लॉन्च किया है। संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संसद टीवी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी को लॉन्च किया। इस चैनल का गठन लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके किया गया है। इस लॉन्च के साथ ही संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करने के लिए संसद टीवी के पास अब 2 चैनल होंगे। भारी भरकम कर्ज के नीचे दबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को बेचने की तैयारी चल रही है। एयर इंडिया के लिए टाटा ने बोली लगाई है, जिसके लिए साफ कहा गया है कि 15 सितंबर की अंतिम तारीख नहीं बदली जाएगी। सरकार ने पहले 2018 में एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी की थी, लेकिन उस समय इसके लिए कोई खरीदार ही नहीं मिला, जिसके बाद इसे पूरी तरह बेच देने की कवायद शुरू हो गई। एयर इंडिया पर कुल 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपराध से जुड़े 2020 के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान में साल 2020 में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद लिस्ट में इस मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है। इन दोनों राज्य में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले की बात करें तो देश भर के कुल मामलों में करीब 30% रेप केस सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों में दर्ज किए गए। साल 2020 में देश भर में बलात्कार के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से अकेले राजस्थान में कुल 5,310 मामले दर्ज हुए, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 2,769 मामले दर्ज हुए। इन दोनों राज्यों के बाद मध्य प्रदेश 2,339 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र 2,061 मामलों के साथ चौथे स्थान पर रहा। NCRB की रिपोर्ट में क्राइम रेट की बात करें तो टॉप 3 राज्यों में राजधानी दिल्ली का नाम शामिल है। असम 154.3% क्राइम रेट के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर 112.9% क्राइम रेट के साथ उड़ीसा और 106.4% क्राइम रेट के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020 में रोजाना औसतन 80 हत्याएं हुई और कुल 29,193 लोगों का कत्ल किया गया। इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है, जिसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल का नंबर आता है। वहीं अपहरण के मामले में भी यूपी टॉप पर है, जिसके बाद बंगाल दूसरे नंबर पर है।